नीट भौतिकी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माप यानी मेजरमेंट की दुनिया की नींव के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सच कहूं तो फिजिक्स की हर कैलकुलेशन का बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम माप की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि मेजरमेंट में प्रिसिशन इतनी ज़रूरी क्यों है। और फिर डायमेंशनल एनालिसिस की वो कमाल की पावर देखेंगे जिससे हम इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं और तो और नए फॉर्मूले भी बना सकते हैं। कमाल है ना? जरा सोचिए, अगर दुनिया भर के साइंटिस्ट्स अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते तो क्या होता? केओस, हर तरफ बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इसीलिए एसआई सिस्टम जैसी स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स कह सकते हैं कि फिजिक्स की नींव हैं। ये पक्का करती हैं कि साइंस की दुनिया में हम सब एक ही भाषा बोलें। ये जो स्लाइड है ना, ये फिजिक्स की एबीसीज की तरह है। ये जो 7 बेस यूनिट्स आप देख रहे हैं, बस यही सब कुछ है। स्पीड हो, फोर्स हो, एनर्जी हो, हर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं 7 यूनिट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनती हैं, जिन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स तो हमारे पास हैं, पर कोई भी मेजरमेंट सिर्फ यूनिट्स के बारे में तो नहीं होता है ना? बात यह भी है कि वो माप कितना प्रिसाइज है, कितना सटीक है। और यहीं पर आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो हमें बताते हैं कि हमारा मेजरमेंट कितना भरोसेमंद है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक तरह से किसी भी मेजरमेंट की ईमानदारी की गारंटी हैं। वो हमें बताते हैं, देखो इन डिजिट्स पर तो पूरा भरोसा है, और ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, इसमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी हो सकती है। किसी भी साइंटिफिक मेजरमेंट को रिपोर्ट करने का यही सबसे सही तरीका है। अब यहां देखिए, बाईं तरफ लिखा है 4700 mm। अब सवाल यह है कि क्या ये आखिर के 2 जीरो सिर्फ प्लेस होल्डर हैं या उन्हें सच में मेजर किया गया था? पता नहीं चल रहा है ना, बिल्कुल साफ नहीं है। लेकिन दाईं तरफ देखिए, 4.700 × 10⁻³ इसमें कोई शक नहीं है। डेसिमल के बाद के जीरो हमें चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि ये मेजरमेंट 3 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसाइज था। और यही तो साइंटिफिक नोटेशन की खूबी है। जीरोज ये सबसे ट्रिकी हो सकते हैं सच में। तो एक बात याद रखिए, बीच में फंसे हुए जीरोज जैसे 7.003 में वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन आखिर वाले जीरोज वो तभी सिग्निफिकेंट होंगे जब नंबर में कहीं डेसिमल पॉइंट हो। इन रूल्स को समझना नीट के सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब जब हम नंबर्स को जोड़ते या घटाते हैं ना, तो रूल थोड़ा बदल जाता है। यहां पर एक कहावत लगती है, ए चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। मतलब हमारे आंसर की प्रिसिजन उस नंबर से तय होगी जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं। चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। भले ही आपका कैलकुलेटर आपको एक लंबा चौड़ा जवाब दे दे, पर रुकिए, देखिए 247.2 में डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है जो कि सबसे कम है। तो हमें अपने फाइनल आंसर को भी बस एक ही डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना होगा, और इसीलिए हमें मिलता है 663.8। तो अब तक हमने यूनिट्स और प्रिसीजन को समझ लिया। अब चलिए एक ऐसे रूल की तरफ बढ़ते हैं जो ये पक्का करता है कि हमारी इक्वेशंस का कोई मतलब भी है या नहीं। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये रूल ना बहुत ही सिंपल है। आप सेब को सेब में ही जोड़ सकते हैं, संतरे में नहीं। फिजिक्स में ही इसका मतलब है कि आप सिर्फ सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप कभी भी लेंथ में टाइम नहीं जोड़ सकते। मेक्स सेंस, राइट? तो ये प्रिंसिपल सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। आइए देखते हैं कि हम इसे यूज करके किसी भी इक्वेशन को फटाफट चेक कैसे कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। ये प्रोसेस बहुत आसान है। स्टेप 1, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस निकालिए। स्टेप 2, राइट हैंड साइड के हर एक टर्म की डायमेंशंस निकालिए। और आखिर में स्टेप 3, सबको कंपेयर कीजिए। अगर वो सब सेम है तो बिंगो, आपकी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए इस प्रोसेस को मोशन की एक जानी पहचानी इक्वेशन पर लगाकर देखते हैं। यहां देखिए, हर टर्म की डायमेंशन L यानी लेंथ है। जैसे v0t वाले टर्म को देखिए, वेलोसिटी है L(t⁻⁻1) और टाइम है t। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो t और t⁻⁻1 कैंसिल हो जाते हैं और बचता है सिर्फ L। क्योंकि सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन सही है। सिंपल। इक्वेशंस चेक करना ये तो बस शुरुआत है। डायमेंशनल एनालिसिस का असली जादू तो अब शुरू होता है। ये हमें नए फॉर्मूले बनाने में भी हेल्प कर सकता है।
बस हमें ये पता होना चाहिए कि एक क्वांटिटी किन दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। ये प्रोसेस एक तरह से डिटेक्टिव का काम करने जैसा है। हम एक रिलेशन मान के शुरू करते हैं, फिर दोनों तरफ की डायमेंशंस को बराबर कर देते हैं। इससे हमें एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस मिल जाती हैं और आखिर में फॉर्मूला का सही रूप हमारे सामने आ जाता है। ये सच में एक इनक्रेडिबली पावरफुल टेक्निक है। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी ये समझना भी जरूरी है कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिट्स क्या हैं। ये कहाँ काम नहीं करता, खासकर जब बात नीट जैसे एग्जाम्स की हो। ये बात गांठ बांध लीजिए कि डायमेंशनल एनालिसिस हमें के या 2π जैसे डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, और ये साइन थीटा या e⁻x जैसे फंक्शंस वाली इक्वेशंस के लिए भी फेल हो जाता है। और नीट में अक्सर इन्हीं लिमिटेशंस पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस एक शानदार फर्स्ट लेवल चेक है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत है तो वो 100% गलत है, लेकिन अगर वो सही है तो भी ये जरूरी नहीं कि वो फिजिकली भी सही हो। ये हमें फिजिक्स में प्रिसीजन और केयर की इंपॉर्टेंस सिखाता है। इन कॉन्सेप्ट्स पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए और नीट में सफलता की राह आपके लिए और भी आसान हो जाएगी।